नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस एक वीडियो में आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो घास के मैदानों से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि किस महाद्वीप में कैसे घास पाए जाते हैं और किस देश में कैसे घास पाए जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि पंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अब विभिन्न देशों में पाए जाने वाले घास के मैदान देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वेल्स घास के मैदान आप लोग याद रखेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका में भी पाया जाता है, अमेरिका और कनाडा में भी पाया जाता है, अमेरिका और कनाडा में भी पाया जाता है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, डाउन्स नामक घास के मैदान, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। और फिर आपसे पूछे कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपीज घास के मैदान, तो ये यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदान है। लानोज घास के मैदान आपसे पूछे, लानोज घास के मैदान, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान। वहीं आपसे पूछे कि पुस्ताज घास के मैदान बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हंगरी में पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान वही आपसे पूछे, सवाना, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इन घास के मैदानों को आप लोग याद रखिएगा, हम लोग बार बार भी इसको रिवीजन करेंगे जिससे आपको ये सारे याद भी हो जाएंगे। ठीक। तो देखिए, पहला कह रहा है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे प्रेरीज नामक घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अमेरिका और कनाडा दोनों आप लोग याद रखिएगा, दोनों जगह पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान। और स्टेपीज घास के मैदान ये यूरोप में पाए जाते हैं। और कान की सबसे छोटी यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपीज होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान ये हंगरी में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? इस समय भारत के गवर्नर कौन थे इस समय, तो गवर्नर कर्जन के समय में, कर्जन के समय यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। ठीक। और स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। और तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पूछेगा कि क्यों चलाया गया, तो आप लोग सीधे जवाब देंगे बंगाल विभाजन के विरोध में। क्यों चलाया गया, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक। तो ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन, अब आपसे पूछेगा कि रद्द कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और किसने रद्द किया था, तो हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। किसने किया था? हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। वहीं आपसे पूछ ले हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन के रद्द। और आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये भी आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल का आपसे पूछे कि पहला नवाब कौन था, बंगाल का पहला नवाब आपसे पूछ ले कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था बंगाल का पहला नवाब। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामों के लिए, तो ये आप लोग याद रखेंगे, मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बना था। ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब उस समय गवर्नर कौन था, तो कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। इस दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, अगर पूछे कब चलाया गया, तो 7 अगस्त 1905 में। और इस बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, तो 1911 में रद्द किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। वहीं आपसे पूछे कि यहाँ पे
कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था बंगाल का पहला नवाब। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है, बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ पे पाई जाती है, ये रूस में स्थित है। और विश्व की कुछ अन्य झीलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील की बात आपसे पूछ ले कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे गहरी बड़ी झील। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि टीटी काका झील कहाँ पे है, टीटी काका झील आपसे पूछ ले कि कहाँ पे है, तो टीटी काका झील इंपॉर्टेंट है, ये पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। और बात करते हैं ये टीटी काका झील की विशेषता ये है कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची कैसी झील है, नौकायन झील है। तो ये भी इसकी विशेषता में आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि अथाबास्का झील कहाँ पे स्थित है, अथाबास्का झील आपसे पूछे तो ये कनाडा में स्थित झील है। वहीं आपसे पूछे कि बालकस झील कहाँ पे स्थित है, बालकस झील आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, कजाकिस्तान में स्थित है बालकस झील। कहाँ पे, कजाकिस्तान में। वहीं आपसे पूछे कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है, विक्टोरिया नामक झील कहाँ पे स्थित है, तो विक्टोरिया नामक झील ये अफ्रीका में स्थित है। और वहीं से ही कौन सी नदी निकलती है, इसे नील नदी का उद्गम होता है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर। विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल झील है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये रूस में स्थित है बैकाल झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर पूरा नाम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और टीटीकाका झील ये पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची ये नौकायन झील है। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील। अथाबास्का नामक झील कहाँ पे स्थित है, ये कनाडा में स्थित झील है। वहीं बालकस झील आपसे पूछ ले कहाँ पे है, कजाकिस्तान में स्थित है बालकस झील। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पे है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ से इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकलती है। यहाँ पे जो है आपके नील नदी का उद्गम हुआ है विक्टोरिया झील से। तो इस तरह से आप लोग अपने प्रश्न को, अपने जो भी अपना एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो कि आप लोग करते नहीं हैं, तो कहने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और फिर जिसको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो कि टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। तो देख लीजिए अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। इनकी मृत्यु इनकी एक घटना बहुत ही चर्चित है। इनकी जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। कैसे हुआ था, साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में, और वहाँ पे ये विरोध कर रहे थे। और विरोध के दौरान क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज का मतलब लाठी से भगाया गया। जो भी कर्मचारी थे, जो भी आंदोलनकारी थे, उन पे लाठी बरसाया गया, और इनमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, और तो इनका जन्म हुआ था, जन्म आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था लाला लाजपत राय की, तो इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1856 को। अब मृत्यु कब हुआ था, 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मृत्यु कब हुई थी, 1928 में हुई थी, और साइमन कमीशन के विरोध में। और साइमन कमीशन का गठन आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1927 में। लेकिन आपसे पूछे कि भारत कब आया था, तो ये भारत आया था 1928 में। और पूछे कि भारत में कहाँ पे आया था, तो ये मुंबई में आया था। मुंबई में आया था, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, और साइमन गो बैक के नारे इसके विरोध में लगाए गए। देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। और जन्म इनका हुआ था 28 जनवरी 1856 में, और मृत्यु 1928 में हुआ था। और गठन साइमन कमीशन का पूछे तो 1927 में। भारत कब आया था, 1928 में। और कहाँ पे आया था भारत में, मुंबई में आया था। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है,
तो देखिए सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड डालती है, और अन्य भी गैस हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं, जैसे आपके हो गए मीथेन गैस, ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो कौन सी गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे पूछे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो है आपके बहुत ही अहम भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसमें रोल निभाती है, जिसको CFC बोलते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसमें भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने में, ठीक, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें, इसे क्या कहा जाता है, NO2 कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और अन्य गैसों में मीथेन जिसे CH4 कहा जाता है, CH4 कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ग्रीन हाउस से क्या परिणाम आते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए क्या परिणाम होते हैं ग्रीन हाउस से। तो देखिए जब भी ग्रीन हाउस जितने ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा, हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। और क्या होगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे और ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर क्यों पिघलेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्लेशियर क्यों पिघलने लगेगा। और ग्लेशियर क्यों पिघलने लगेगा, तो देखिए इस यहाँ पे तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। तापमान क्या होगा, बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कुछ अन्य गैसें भी हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती हैं, ऑप्शन में मिल सकता है मीथेन गैस जिसे CH4 कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC भी कहते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे क्या कहते हैं, NO2 कहते हैं। और ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ावा मिलता है, और फिर ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, और तापमान भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ता है, तो ये भी ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकटक झील कहाँ और इस पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए लोकटक झील आपसे पूछे कहाँ पे है, तो लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो देखिए इस पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस पे है, तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील पे। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र कैसा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे मणिपुर के बारे में बात करें, मणिपुर की राजधानी आपसे पूछ सकता है। मणिपुर की राजधानी क्या होती है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अब कुछ चीज़ें आपसे पूछे कि मणिपुर के जैसे लोक नृत्य आपसे पूछ ले कि क्या होता है, तो मणिपुर का लोक नृत्य क्या होता है, लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। और मणिपुर में कौन सी दर्रा पाई जाती है, तो मणिपुर में तूजू नामक दर्रा पाई जाती है। तूजू दर्रा कहाँ पे पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। और वहीं कुछ झीलों के बारे में बात करेंगे, तो क्योंकि यह प्रश्न में झील की बात किया है, तो वहीं आपसे पूछ ले कि डल झील कहाँ पे पाए जाते हैं, डल झील कहाँ पे पाए जाते हैं। या फिर आपसे पूछ ले कि वूलर झील कहाँ पे पाए जाते हैं, वूलर झील कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये दोनों झील कहाँ पे पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झील आपसे पूछ ले कि कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा झील है उसका नाम है चेलामू झील। और चेलामू झील कहाँ पे स्थित है, चेलामू झील ये आपके सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे, सिक्किम में स्थित है चेलामू झील। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पे स्थित है और इस पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो देखिए लोकटक झील मणिपुर में है। और इस पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और कुछ लोकनृत्य है जो मणिपुर का लोकनृत्य आपसे पूछे, तो लाई हरोबा लोकनृत्य मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी दर्रे पाए जाते हैं, तो तूजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। और झील की बात करें तो जैसे डल झील हो गया, बूलर झील हो गया, ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर है। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, तो चेलामू झील है भारत का सबसे ऊंचा झील, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित झील है। अब साइंस का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से भी मापते हैं और फोटोमीटर से भी मापते हैं। फोटोमीटर से भी मापते हैं और लक्स मीटर से भी मापते हैं। वहीं आपसे पूछे कि प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति आपसे पूछ ले, तो गति की बात करें तो आपसे सबसे पहले तो पूछेगा सर्वाधिक किस में होती है। तो गति की बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आप लोग बताएंगे निर्वात में होती है। प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में। और आपसे पूछे कि प्रकाश की गति न्यूनतम यानी कि कम किस में होती है, तो ठोस में न्यूनतम होती है, ठोस में न्यूनतम होती है। और निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁻⁷
सॉरी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है निर्वात में। और प्रकाश का रंग कैसे निश्चित होता है, प्रकाश का रंग की बात करें आपसे तो कैसे निश्चित होता है प्रकाश का रंग, तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है, उसके तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग निश्चित होता है। और अगर पूछे कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है तो 39,000 एंगस्ट्रॉम से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपसे पूछ ले किसने दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है उसे दिया था हाइजेन ने। किसने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइजेन ने। वहीं आपसे पूछे कि तरंग का फोटान सिद्धांत, प्रकाश का फोटान सिद्धांत किसने दिया, तरंग का फोटान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो हमने लिया है तो आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का फोटान सिद्धांत का प्रतिपादन, तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेन ने किया था। और वहीं आपसे पूछ ले कि प्रकाश का व्यतिकरण, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग ने किया था प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन। तो देख लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता का मापने का यंत्र लक्स मीटर से भी मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से भी मापते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये निर्वात में गति होती है। और सर्वाधिक आपसे पूछे गति कहाँ पे होती है, तो निर्वात में। और न्यूनतम यानी कि सबसे कम गति कहाँ पे होती है, तो ठोस में। और प्रकाश का रंग निश्चित कैसे होता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से, जो कि होता है कितना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइजेन ने दिया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को फोटान सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने। और प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया, थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है फीमर। और ये कहाँ की हड्डी है, जांग की हड्डी है। कहाँ की, जांग की हड्डी होती है फीमर। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। और ये कहाँ की हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है। वहीं आपसे पूछे कि कान में कुल हड्डी कितनी होती है, कान में कुल हड्डी कितनी होती है, तो कान में कुल हड्डियां 6 होती हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मनुष्य में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में कुल हड्डी होती है 206। वहीं आपसे पूछे कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में पेशियों या फिर पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे पेशियों ही लिख लेते हैं। तो वहीं आपसे पूछे कि मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो पेशियों की संख्या जो है 639 होती है। मनुष्य में पेशियों की संख्या 639 होती है। कान में 6 हड्डी, कान में कुल कितनी हड्डी, 6 में। वहीं आपसे पूछे कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। वहीं आपसे पूछे कि चेहरा में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो 14 हड्डी होती है। वहीं आपसे पूछे कि हाथ और पैर में, तो देखिए हाथ एंड पैर में कितनी कितनी हड्डियां होती है, तो हाथ और पैर में 30 हड्डियां होती हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है, जांघ की। आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो ये जबड़े की हड्डी होती है। कहाँ की, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, तो देख तो रहे थे। तो देखिए छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज होती है, मनुष्य की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज होती है। और ये कान की हड्डी होती है, कहाँ की, कान में। और कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी होती है 206 ही मिलेगा। और पेशियां कितनी होती है, 639। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। और चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। और हाथ और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं, 30 हड्डियां। 30 हड्डियां एक हाथ में, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां। और मजबूती की बात करें, कौन सी मजबूत हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। वहीं आपसे पूछे कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। वहीं आपसे पूछ ले कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर।
वहीं आपसे पूछे कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना याद कर लेंगे। इसमें से अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो मैच कर जाएगा। तो 1 फर्मी बराबर 10⁻15 और इसमें -15, इसमें याद करने में कुछ है नहीं, ठीक। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम यहाँ पे प्रश्न में ले आते हैं, ठीक। जो बार पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं वही प्रश्न में आपके सामने लाया जाता है, क्योंकि जहां से प्रश्न ज्यादा फंसे। तो देखिए 9.46 × 10⁻15 मीटर। और वहीं 1 पारसेक बराबर पूछ ले, 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.08 × 10⁻08 मीटर, ठीक। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, ठीक। 1 नैनोमीटर 10⁻9, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है 10⁻6, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻10, 1 फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक बराबर कितना होता है 3.08 × 10⁻16। ये आप लोग चेक करेंगे कि ये डाटा सही है या फिर नहीं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को प्रयोग करते हैं लाफिंग गैस के रूप में। और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, N2O होता है इसका फार्मूला। कई बार तो ये फार्मूला ही पूछ लेता है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो वो लोग गलत ऑप्शन कर देते हैं। वहीं आपसे पूछे कि एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कौन सा? ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है एलपीजी गैस में। कौन सा? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। वहीं आपसे पूछे कि फल को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, फल को पकाने में कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फल को पकाने में कौन सा गैस? एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। वहीं आपसे पूछे कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है, तो बायोगैस पूछे तो आप बताएंगे मीथेन गैस। और मीथेन गैस को क्या कहते हैं? इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इसे मार्स गैस कहते हैं, ठीक। वहीं आपसे पूछे कि मीथेन में तो ये हो गया। आपसे पूछे सीएनजी में कौन सी गैस होती है, सीएनजी में तो उसमें भी कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। सीएनजी में भी मीथेन गैस होती है। और गुब्बारों में आपसे पूछेगा कि कौन सी गैसें भरी जाती है, गुब्बारों में कौन सी गैसें भरी जाती है, तो इसमें हीलियम गैसें भरी जाती हैं। गुब्बारों में कैसी गैसें? हीलियम गैसें भरी जाती हैं, या फिर हाइड्रोजन भी भर सकते हैं। वहीं आपसे पूछे कि उस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस होती है, ठीक। और नोबल गैस को क्या कहते हैं, नोबल गैस को क्या कहते हैं, नोबल गैस को शाही गैस कहते हैं। और ये शाही गैसें कैसी गैसें होती हैं, ये शाही गैसें ये सारी की सारी ये अक्रिय गैसें होती हैं, यानी कि ये क्रिया नहीं करती, ये अक्रिय गैस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। एलपीजी गैस में कौन कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है एलपीजी गैस में। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और बायोगैस में कौन सी? मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। सीएनजी में भी मीथेन गैस होता है। और गुब्बारों में क्या भरा जाता है? हीलियम गैसें भरी जाती हैं। एच का फार्मूला, हीलियम भर सकते हैं, हाइड्रोजन भी भर सकते हैं। जो हल्की गैस आपको लगे, जो वायु से, एयर से हल्की हो, उसको भरेंगे तो गुब्बारा उड़ेगा, ठीक। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है वायुमंडल की, तो ये आप लोग याद रखेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, ठीक। और नोबल गैस किसे कहते हैं? शाही गैस को नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस को शाही गैस कहते हैं। और ये कैसी गैसें होती हैं? ये अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक। और रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्लड़ है। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लड़ है। और यहाँ पे इसमें कौन? कश्मीर का इतिहास रहता है। रजत रंगिनी पुस्तक में क्या? कश्मीर का इतिहास दिया गया है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। वहीं आपसे पूछे कि पंचतंत्र की पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र की पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। वहीं आपसे पूछे कि जो आपके कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तक आपसे पूछे कौन, अर्थशास्त्र के लेखक, तो इसके जो लेखक हैं विष्णु गुप्त हैं। इसके लेखक कौन है? विष्णु गुप्त। लेकिन वहीं आपसे पूछे पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक आपसे सभी जानते हैं चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, या फिर कौन है? चाणक्य, या फिर आप कह सकते हैं कौटिल्य। और कौटिल्य का ही नाम है क्या? कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त।
चाणक्य, इन सभी का नाम है। लेकिन आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र किस पे आधारित है, तो ये राजनीति पे आधारित है। कैसी आधारित है? राजनीति पे आधारित पुस्तक है, ना कि किस पे, मुद्रा पे नहीं, ये राजनीति पे आधारित पुस्तक है। और चाणक्य इसने इसे लिखा था, चाणक्य ने इसे लिखा था। वहीं आपसे पूछे कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक आप लोग बताएंगे कौन है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अश्वघोष हैं, ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, ये सभी ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, तो ये बार बार एग्जाम हम लोग रिवीजन करेंगे तो ये सारे प्रश्न याद भी हो जाते हैं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाएगा, तो हो गया है। तो आप लोग को पढ़ते पढ़ते कैसे नहीं याद होगा, तो याद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग अगर रोज क्लास करेंगे तो आप लोग को निश्चित तौर पे ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो देखिए, रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कल्हड़ है। और जो रजत रंगिनी है इसमें किस चीज़ का इतिहास के बारे में वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। वहीं आपसे पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त के अन्य नाम चाणक्य भी इनका नाम है, कौटिल्य भी इनका नाम है। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। वहीं मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पुच्छल तारा की पूछ सूर्य की किस दिशा में होती है। तो देखिए, पुच्छल तारा की जो पूछ की दिशा है वो इस तरह से होती है और ये सूर्य के विपरीत होती है। सूर्य के, यहाँ पे सूर्य रहेगा तो पुच्छल तारा की पूछ सूर्य के विपरीत होगी। तो ये आप लिख सकते हैं सूर्य के विपरीत या फिर सूर्य से दूर। सूर्य से विपरीत या फिर सूर्य से दूर, आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। ठीक, ये सूर्य हो गए आपके। ठीक, और वहीं कुछ पुच्छल तारे की, जैसे एक पुच्छल तारा है हेली पुच्छल तारा। और हेरी पुच्छल तारे के बाद एक खास बात यह है, हेरी पुच्छल तारा की खास बात यह है कि ये आपके 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये 76 वर्ष क्या है, बाद दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 76 वर्ष बाद दिखता है। वहीं आपसे कुछ तारों के बारे में आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस है। और साइरस को क्या कहते हैं, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहते हैं। सौरमंडल में भोर का तारा या फिर सांझ का तारा किसे कहते हैं, या फिर सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा कहते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या है। पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या है, तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है। वहीं आपसे पूछे कि सूर्य के निकट तारा कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट तारा है आपके, उसका क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है। और वहीं आपसे पूछे कि विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं। जो सौरमंडल में जो विस्फोटी तारा होते हैं, सौरमंडल में जो विस्फोटी तारा होते हैं उनका क्या नाम है। तो सौरमंडल का जो विस्फोटी तारा है उसे क्या कहते हैं, उसे अभिनव तारा कहते हैं। क्या, अभिनव, उसे अभिनव तारा बोलते हैं, या फिर इसे अभिनव तारा भी बोलते हैं, इसे सुपरनोवा भी बोलते हैं। ठीक, सुपरनोवा या फिर अभिनव तारा बोलते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूछ किस दिशा में होते हैं, सूर्य से विपरीत या फिर सूर्य से दूर। हेली पुच्छल तारा जो कि 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष बाद दिखता है हेली पुच्छल तारा, इसके बारे में तो यही पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, या फिर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, इसे क्या कहते हैं, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं, या फिर सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा क्या है, सूर्य। और सूर्य के सबसे निकट तारा का नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। विस्फोटी तारा की बात करें, इसे अभिनव तारा बोलते हैं। एक तो वैसे ही गलत लिखा गया है और इस पे और भी ज्यादा गलत हो रहा है। अभिनव हो गया ना, अभिनव तारा। ठीक, इसे अभिनव तारा बोलते हैं या फिर सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक, और वहीं आपसे अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी
1949 को हुई थी। वहीं अब पूछेगा कि राष्ट्रीय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो पुराना हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। लेकिन वर्तमान आपसे पूछ ले कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में स्थित है। ठीक, वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में। और जो RBI के पहले गवर्नर की बात करें, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो RBI के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? ओसबॉर्न स्मिथ थे RBI के पहले गवर्नर। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछ ले कौन थे, तो इनका नाम था CD देशमुख। क्या था? CD देशमुख था। और आपसे पूछेगा कि RBI के वर्तमान समय गवर्नर कौन है? वर्तमान समय गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान समय गवर्नर है। तो इन सारी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? मुंबई में। RBI के पहले गवर्नर का नाम क्या है? ओसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर का क्या नाम है? तो इसका नाम है CD देशमुख। और RBI के वर्तमान समय गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। तो इन सारे प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बैंक से आ गया। क्या बात है? अगला प्रश्न है कि मुख्य बैंकों में 14 बैंकों का राष्ट्रीय कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समय किसके काल में? तो इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी के एक समय में ये बदला गया था। इस 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। वहीं पे फिर जाके इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और इन्होंने ये किया कब? 1980 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछेगा कब हुआ था, तो 1980 में। वहीं आपसे पूछे कि एशियाई विकास बैंक। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करेंगे। तो एशियाई विकास बैंक, जिसे क्या बोलते हैं? ADB बोलते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है? तो मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में। स्थापना 1966 में। वहीं आपसे पूछेगा कि क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, तो इसको क्या कहते हैं? NDB बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? NDB बोलते हैं। और NDB की पूछे आपसे स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? संघाई। संघाई कहाँ पे? चीन में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब बात करते हैं सिडबी की। सिडबी की बारे में बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यहाँ पे सिडबी के बारे में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो देख लेते हैं। तो पूछेगा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इस समय क्या हुआ था? फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया है। ठीक, और एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसे क्या बोलते हैं? ADB बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। और न्यू डेवलपमेंट, जिसे NDB बोलते हैं, NDB, इसका स्थापना हुआ था 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? संघाई, चीन में स्थित है। सिडबी, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर पे कहाँ पे? लखनऊ, इंडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के स्थित खाड़ी, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित खाड़ी का क्या नाम है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित खाड़ी है उसका नाम है मन्नार। मन्नार की खाड़ी, इसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी स्थित है। वहीं आपसे पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ अन्य चीजें, जैसे पाक जल संधि भी किसके बीच में है? तो पाक जल संधि भी कहाँ पे स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और रामेश्वरम द्वीप भी कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम द्वीप भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, ये आप लोग देख लीजिए।
तो सिलीनेक्स आपसे पूछ ले कि युद्ध अभ्यास किन के बीच में हुआ था। सिलीनेक्स तो भारत और श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स अभ्यास होता है, और मित्र शक्ति अभ्यास भी भारत और श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। वहीं आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप के बारे में बात करें। जाफना प्रायद्वीप ये कहाँ पे स्थित है, तो जाफना प्रायद्वीप भी कहाँ पे स्थित है, ये श्रीलंका में स्थित प्रायद्वीप है। कहाँ पे, श्रीलंका में स्थित प्रायद्वीप है। एंटीलीज एलिफेंटा पास कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा पास यानी कि एलिफेंटा दर्रा आपसे पूछ रहा है, तो एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये श्रीलंका में स्थित दर्रा है। कहाँ पे, श्रीलंका में स्थित दर्रा है। पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित खाड़ी कौन सी है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो देखिए सिलीनेक्स अभ्यास कहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच में। और जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, तो श्रीलंका को कहते हैं। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये श्रीलंका में स्थित दर्रा है एलिफेंटा दर्रा। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, किस देश को कहते हैं, तो जो चीनी का कटोरा है ये क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में चीनी का कटोरा आपसे पूछ रहे, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। किसे, उत्तर प्रदेश को। यहाँ पे गन्ना उन्ना का उत्पादन अधिक होता है, इस वजह से इसे कहते हैं। और क्यूबा को एक और नाम से जानते हैं, क्यूबा को कहते हैं, तो छोड़िए सबसे पहले क्यूबा की राजधानी बताइए। क्यूबा की राजधानी है हवाना। आपसे पूछे क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो पीसो है क्यूबा की मुद्रा। कौन सी है, पीसो क्यूबा की मुद्रा। उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा, भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश में। और वहीं आपसे पूछे कि भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहते हैं। आप लोग को अलग अलग चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहते हैं। और एंटीलीज का मोती आप लोग बताएंगे कि किसे कहते हैं, किस देश को एंटीलीज का मोती कहते हैं। तो एंटीलीज का मोती भी आपको किसे कहते हैं, जिसको आपके चीनी का कटोरा कहते हैं, तो एंटीलीज का मोती किसे, क्यूबा को कहते हैं। किसे, क्यूबा को कहते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कुछ चीज़ों के बारे में जो ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट क्यूबा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्लोरिडा जल संधि के बारे में आप लोग बताएंगे। तो फ्लोरिडा जो जल संधि है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में है फ्लोरिडा जल संधि। वहीं आपसे पूछे कि युकाटन चैनल कहाँ पे स्थित है, युकाटन चैनल कहाँ पे स्थित है, तो युकाटन चैनल भी आपके ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो युकाटन चैनल जो है मैक्सिको को क्यूबा से क्या करता है, ये अलग करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। क्यूबा की राजधानी हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना है। और क्यूबा की मुद्रा क्या है, तो क्यूबा की मुद्रा है पेसो। क्या है, क्यूबा की मुद्रा पीसो है। ठीक, और भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो भारत में चीनी का कटोरा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। एंटीलीज का मोती किसे कहते हैं, तो एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहते हैं। और फ्लोरिडा जल संधि क्या काम करती है, तो ये अमेरिका एंड कनाडा को फ्लोरिडा जल संधि अलग करती है। युकाटन चैनल भी क्या करती है, ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया, तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह वो भी चंपारण में किया। कहाँ पे, चंपारण में किया। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित है। तीन कठिया प्रथा के लिए किया गया था। ठीक, और अब कुछ चीज़ें गांधी जी से संबंधित, जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब, 5 मार्च 1931 में हुआ था। अब वहीं पे आपसे पूछे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे किया, साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया, तो 1916 भी मिलता है, 1917 भी साबरमती आश्रम का डेट मिलता है। वहीं आपसे पूछा जाए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने कब किया था, तो स्वदेशी आंदोलन
1905 में गांधी जी ने किया था। और वहीं आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन कब किया था गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था। वहीं आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें ये 1930 में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब किया, तो 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी जी ने बिहार में पहला सत्याग्रह किया। और ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में था। अंग्रेजों ने नियम लगाया था कि 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पे 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब, 5 मार्च 1931 को। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया, 1916-17 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 1905 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था और चोरी चौरा कांड 1922 के बाद इसे समाप्त किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसे गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना पूरी डेट सहित आप लोग याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे हेडक्वार्टर नाबार्ड का कहाँ पे है, मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 12 जुलाई 1982 पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे। और इस समय किस पूछा जाता है किस 5 ईयर प्लान के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, किस 5 ईयर प्लान के, तो इस समय भारत में चल रहा था 6ठी पंचवर्षीय योजना, इस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो ये आपके सरदार शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो नाबार्ड की आपसे पूछ लेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका क्या नाम है, रंजना कुमारी। क्या है, उनका नाम है रंजना कुमारी। पहली महिला अध्यक्ष नाबार्ड की रंजना कुमारी है। और नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी हैं। कौन, केवी साजी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। और नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड का पूरा नाम बताइए, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो ये आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है कि राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूरा नाम है। ठीक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और ये क्या करता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ऋण देता है। किसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। और इसके तहत कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रंजना कुमारी थी नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष नाबार्ड को कौन है, केवी साजी जी हैं। और जब 1982 में इसकी स्थापना हुई थी तो पूछा जाता है इस समय भारत में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। और पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा रूप है। ठीक, और प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लेकिन आपसे पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो ये आपके लिया गया है आपके अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब हुआ था, तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, और जो कि आज तक एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो समाजवाद था, समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष था, समाजवाद धर्म निरपेक्ष था, और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान में। ठीक, प्रस्तावना में। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें और ली गई हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से संविधान स्रोतों में और कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं,
तो देखिए आपसे पूछे कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संविधान का संयुक्त बैठक किस, जो लोकसभा राज्यसभा की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है वो कहाँ से ली गई है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, आर्टिकल नंबर 108। ठीक, बुलाते हैं राष्ट्रपति 108 का प्रयोग करते हैं। व्यापार एंड वाणिज्य कहाँ से लिया गया है, व्यापार एंड वाणिज्य ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान। और केंद्र एंड राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है, केंद्र एंड राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया। लेकिन आपसे पूछे प्रस्तावना किस देश से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान में जोड़े गए। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें और ली गई, जैसे समवर्ती सूची आपसे पूछे किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आर्टिकल 108 है। और व्यापार एंड वाणिज्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित, तो देखिए सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे, ओडिशा में स्थित है सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर के निर्माता आपसे पूछ ले कौन है निर्माता इसके, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण किया था। कौन, नरसिंह देव प्रथम इसका निर्माण करते हैं, कौन, नरसिंह देव प्रथम। और बात करते हैं सूर्य मंदिर को, इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। क्या, कोणार्क मंदिर में सूर्य मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। और उड़ीसा की चीज़ें हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो आपसे पूछे कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, या फिर आपसे पूछ लिया जाए बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो बॉक्साइट और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन ये कौन सा राज्य करता है, उड़ीसा करता है। ठीक, उड़ीसा करता है। वहीं आपसे पूछ ले कि नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, रज महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, रज महोत्सव मनाते कहाँ पे, और नुआखाई रज महोत्सव। और रथ यात्रा कहाँ का त्यौहार है, रथ यात्रा ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये सारे के सारे उड़ीसा में मनाए जाते हैं, उड़ीसा के त्यौहार हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, और हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है। और आपसे पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये सारे के सारे जो हैं, हीराकुंड बांध आपसे पूछ ले, पारादीप बंदरगाह पूछ ले, चिल्का झील पूछ ले, तो ये सारे के सारे आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये डिवीजन करते हैं कि सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। और इसके निर्माता कौन है, नरसिंह देव प्रथम इसके निर्माता हैं। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, इस सूर्य मंदिर को कहा जाता है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, उड़ीसा। नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, रज महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं, रथ यात्रा कहाँ पे मनाते हैं, तो ये सारे के सारे उड़ीसा में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में, महानदी पे स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। ठीक, रूस की संसद का क्या नाम है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की राजधानी आपसे पूछे कहाँ पे है, रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या होती है, रूस की मुद्रा होती है रूबल, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, रूस का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ ले कौन सा है, तो रूस में खेले जाते हैं राष्ट्रीय खेल है शतरंज। कौन सा राष्ट्रीय खेल है, शतरंज। वहीं आपसे पूछे कि अब कुछ देश के संसद का नाम देखते हैं, कुछ देशों के किसका नाम, संसद का। जैसे जापान का जो संसद का नाम है पूछ ले, तो जापान का संसद का नाम क्या है, डायट है। क्या है, जापान के संसद का नाम डायट है। वहीं पाकिस्तान के संसद का नाम क्या पूछ ले, पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो इसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली है,
पाकिस्तान के संसद का नाम। और बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश के संसद का नाम आपसे पूछ ले तो इसका बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? जातीय संसद है। और चीन के संसद का नाम पूछ ले तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है चीन के संसद का नाम। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं रूस की जो संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा है रूबल। और रूस की राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज। तो ये तो हो गई रूस के बारे में। और कुछ देशों के बारे में संसद देखते हैं। जैसे जापान के संसद का नाम क्या है? डायट है। पाकिस्तान के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है और नेशनल असेंबली है। बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। चीन के संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और वहीं आपसे पूछे अमेरिका के संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक, अमेरिका के संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, यानी कि पीडीएफ आप टेलीग्राम से पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। लेकिन आपसे पूछे कि वायु की दिशा किसके द्वारा मापी जाती है? तो विंडवेन मीटर के द्वारा वायु की दिशा मापी जाती है। किस मीटर के द्वारा? विंडवेन मीटर के द्वारा वायु की दिशा मापी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि वायुदाब किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर से मापी जाती है वायुदाब। किससे? बैरोमीटर से वायुदाब मापी जाती है। वहीं आपसे पूछ ले कि ध्वनि की तीव्रता मापी किससे जाती है? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापी जाती है। किससे? आइडियोमीटर से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक, और जल का आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? जल का आपेक्षिक घनत्व किससे मापी जाती है? तो जल का जो आपेक्षिक घनत्व है ये हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। किस मीटर से? हाइड्रोमीटर से जल के आपेक्षिक घनत्व को मापी जाती है। वहीं आपसे पूछ ले कि जल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये आपके मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। एक तो हाइग्रोमीटर है और एक हाइड्रोमीटर है, तो दोनों में थोड़ी सी अंतर है। ये हाइड्रोमीटर है, इससे घनत्व मापा जाएगा। ये हाइग्रोमीटर है, स्पष्ट लिखते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कौन सा मीटर है? ये हाइग्रोमीटर है। ठीक, तो इन दोनों में थोड़ी सी अंतर है। यहाँ पे हाइड्रोमीटर है जिससे आपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा और ये आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ठीक, वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की दिशा किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये विंडवेन मीटर के द्वारा वायु की दिशा मापी जाती है। वायुदाब किसके द्वारा मापी जाती है? बैरोमीटर से। कई बार बताया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आइडियोमीटर से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। जल का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हाइड्रोमीटर के द्वारा जल की अपेक्षिक घनत्व। वहीं आपसे पूछे कि जल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या फिर माहिष्मती है। ठीक, माहिष्मती, ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि महाजनपद के बारे में, ये जो महाजनपद थी इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? तो महाजनपद के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में महाजनपद के बारे में जानकारी है, तो बौद्ध ग्रंथ पूछे तो आप लोग बताएंगे कौन सा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के बारे में, महाजनपद के बारे में जानकारी है। वहीं आपसे पूछे कि कौन सी जैन ग्रंथ में इस बौद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये आपके भगवती सूत्र में बौद्ध के बारे में जानकारी, जैन के बारे में जानकारी,
महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में। ठीक, और महाजनपद का आपसे पूछे कि उदय कब हुआ था, तो महाजनपद का जो उदय हुआ है ये 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था, ये 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक, और मगध के बारे में बात करें, मगध, अब कुछ महाजनपद देख लेते हैं और उनकी राजधानी देख लेते हैं। जैसे मगध जो महाजनपद थी उसकी क्या राजधानी थी, इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। क्या थी, गिरिव्रज राजधानी थी। और अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और वहीं वत्स की राजधानी आपसे पूछ ले, वत्स की, तो इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वहीं आपसे पूछे कि वज्र की राजधानी क्या थी, वज्र की राजधानी, तो वज्र की राजधानी वैशाली थी। कौन सी, वैशाली थी वज्र की राजधानी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी अवंती महाजनपद की राजधानी। और माहिष्मती भी इसे कहते हैं, और या फिर उज्जैन या फिर माहिष्मती। और महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो महाजनपद के बारे में जानकारी कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिली, ये आपसे पूछे तो अंगुत्तर निकाय के बौद्ध ग्रंथ, कौन से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से। और जैन ग्रंथ के कौन से, भगवती सूत्र से इसके बारे में जानकारी मिली। और महाजनपदों के उदय कब हुआ था, तो ये 6ठी शताब्दी में महाजनपद का उदय हुआ था। कब, 6ठी शताब्दी में। कुछ महाजनपद जिसकी राजधानी, जैसे वज्र की राजधानी हो गई वैशाली, और मगध की राजधानी क्या है, गिरिव्रज है। ठीक, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत में हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भारत में जो हीरा संस्थान है सर्वाधिक सूरत जो कि राजधानी, जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ पे है आपके हीरा संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। और हीरा के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, क्योंकि जब भी हीरा आता है तब हम लोग लूट लेते हैं, मतलब कि जानकारी। ठीक, और अगला प्रश्न है कि कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप के बारे में बात करें तो ये होता है आपके हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है। ठीक, और ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। और हीरा क्यों इतना कठोर होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो चतुष्फल की होती है। कैसी, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की। इस वजह से हीरा क्या होता है, कठोर होता है। इसकी चतुष्फल की संरचना के कारण क्या होता है, हीरा कठोर होता है। हीरे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपसे पूछे किस में होता है, तो हीरे में। और कुछ खाने प्रसिद्ध हैं हीरे के लिए, जैसे पन्ना की खान है, पन्ना की खान है ये प्रसिद्ध है। और पन्ना की खान कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। और किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान कहाँ पे है, किम्बरले की खान कहाँ पे है, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। और दक्षिण अफ्रीका में है तो ये किसके लिए फेमस है, तो ये भी हीरा के लिए फेमस है। और किम्बरले की खान को क्या कहते हैं, इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी की उपमा देते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एंटवर्प एक स्थान है, एंटवर्प एक स्थान है जो कि कहाँ पे, बेल्जियम में है। एंटवर्प एक स्थान है बेल्जियम में, क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा, सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है, सूरत में स्थित है। और ये गुजरात में स्थित है, सूरत। ठीक, और इसकी स्थापना होती 1978 में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा है। और प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा क्यों कठोर होता है, क्योंकि इसमें चतुष्फल की इसकी संरचना होती है, इस वजह से हीरा कठोर होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हीरे में होता है। और पन्ना की खान किस लिए फेमस है, पन्ना की खान एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है, मोहनपाल नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, ये हीरा के लिए फेमस है, इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। और एंटवर्प यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम, नहीं तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। एंटवर्प ये कहाँ पे, बेल्जियम में है। और ये क्यों फेमस है,
तो ये हीरा व्यापार का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। आगे आ गया साइमन कमीशन। ये भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। लेकिन आपसे पूछे साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कब? 1927 में। और आपसे पूछे कि भारत साइमन कमीशन भारत कहाँ पे आया था? तो ये मुंबई में आया था। और इसके विरोध में एक नारा लगा, इसके विरोध में एक नारा लगा। और पूछेगा नारा कौन सा लगा? तो साइमन गो बैक के नारे इसके विरोध में लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे इसके विरोध में लगाए गए। और साइमन कमीशन के बारे में देखिए, तो इस दौरान इसको क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन को इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और व्हाइट मैन कमीशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक। और इस दौरान क्या हुआ था? इस दौरान विरोध में लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज का मतलब जो क्रांतिकारी थे उसके उनके ऊपर क्या हुआ? लाठी बरसाए गए, यानी कि लाठी चार्ज किया गया। और इसमें क्या हो गई? किनकी मृत्यु हो गई? जो हमारे नेता थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और गठन कब हुआ था? 1927 में। और भारत आया था मुंबई में। ठीक। साइमन कमीशन के विरोध में कौन से नारे लगाए गए? तो साइमन गो बैक के नारे, साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन कमीशन कौन किस नाम से जानते हैं? इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में मृत्यु किसकी हुई? लाला लाजपत राय की। किसकी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। और कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके लखनऊ में स्थित है, नवाबों की नगरी लखनऊ में। और औद्योगिक विश्व अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? औद्योगिक विश्व अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो जो औद्योगिक विश्व अनुसंधान है ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है औद्योगिक विश्व अनुसंधान। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके लखनऊ में स्थित है। ये सारे प्रश्न हमने लखनऊ से लिखे हैं। और वहीं आपसे पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है गोमती नदी के किनारे। गोमती रिवर के किनारे लखनऊ स्थित है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और औषधि विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? पूछे तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक। वहीं आपसे पूछे कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा है। और आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा है। क्या? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और आपसे पूछेंगे कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? टोडा नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये नीलगिरी पे पाई जाती है। टोडा नामक जनजाति भारत में पाई जाती है, नीलगिरी पे निवास करती है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि नीलगिरी वर्तमान समय कैसा पर्वत है? तो नीलगिरी वर्तमान समय ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल हो गया। ठीक। और भारत का प्रथम बायोस्फीयर कहाँ पे खोला गया था? भारत का प्रथम बायोस्फीयर ये कहाँ पे खोला गया था? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर ये नीलगिरी में खोला गया था। कहाँ पे? नीलगिरी में भारत का पहला बायोस्फीयर खोला गया था। और मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मुदुमलाई
जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नीलगिरी के नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पे? तो ये नीलगिरी पे स्थित है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या? अनायमुडी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। ठीक, और बात करते हैं ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम टोडा बेटा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछेगा कि टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? कि टोडा जनजाति भारत में कहाँ पे पाई जाती है? तो नीलगिरी पे पाई जाती है टोडा जनजाति। और नीलगिरी वर्तमान समय में कैसा पर्वत है? ये पर्वतीय घाट था जो साउथ साइड में पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पे है नीलगिरी स्थित है। और ये आपके वर्तमान समय में ये अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल रह गया। ठीक, बात करते हैं भारत का प्रथम बायोस्फीयर का क्या नाम है? तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर नीलगिरी पे खोला गया है। और मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये नीलगिरी पे स्थित है। अगला प्रश्न कि गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो ये किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना से संबंधित है। और इन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? इन्हें भारत रत्न आपसे पूछेगा कब दिया गया था? तो 2008 में किराने घराने से संबंधित है, 2008 में दिया जाता है। और ये भारत रत्न किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था? तो इनको भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये आपके शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? ये शास्त्रीय गायक थे। वहीं आपसे पूछे कि परवीन सुल्ताना का संबंध किस घराने से है? परवीन सुल्ताना का संबंध किस घराने से? तो परवीन सुल्ताना का जो संबंध है वो पटियाला घराने से। कहाँ से? पटियाला घराने से है परवीन सुल्ताना का संबंध। वहीं आपसे पूछे कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित जो जसराज थे ये मेवाती घराने से संबंध बिलोंग करते थे। किस घराने से? मेवाती घराने से ये बिलोंग करते थे। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से था। और भारत रत्न कब मिला था? इन्हें 2008 में मिला था। और भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया गया था? ये शास्त्रीय गायक थे। ये भी यहाँ पे गायक ही लिखा है। परवीन सुल्ताना का संबंध ये पटियाला घराने से संबंधित है। वहीं पंडित जसराज की बात करें तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। और वहीं आपसे पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था गांधी जी ने। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। वहीं आपसे पूछे कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने। और कुछ नारे देख लेते हैं, जैसे करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे जी। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो जो सहवाजगढ़ी का अभिलेख है अशोक का, जो सहवाजगढ़ी का जो अशोक का अभिलेख है वो किस भाषा में है? वो खरोष्टी भाषा में है। और खरोष्टी भाषा कैसी लिखी जाती है? खरोष्टी जो लिपि होती है ये आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से
बाएं ओर लिखी जाती है। वहीं आपसे पूछे कि ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि की बात करें, ये किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, तो ये आपके बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। ठीक। और अशोक के अभिलेख के बारे में आपसे पूछे कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की। सर्वप्रथम अभिलेख अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में। ठीक। और अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था, तो टी पैंथेलर ने किया था अशोक के अभिलेखों की खोज। टी पैंथेलर ने किया था कब, 1750 में। इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तो सहवाजगढ़ी का जो अशोक अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में है। और सर्वप्रथम किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को, जेम्स प्रिंसेप में 1837 में। खरोष्ठी लिपि क्या होती है, खरोष्ठी लिपि वो होती है जो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरह से लिखी जाएगी। और ब्राह्मी लिपि क्या होती है, जो बाएं ओर से दाएं ओर यानी कि इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक जैसे हम लिख रहे हैं। और इसकी खोज किसने की थी, जो अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन खोज सर्वप्रथम किसने किया था, टी पैंथेलर ने 1750 में खोज किया था अशोक के अभिलेखों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार, अल्फ्रेड नोबेल ने। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके याद में, अल्फ्रेड नोबेल के जब ये मर गए इनके याद में क्या किया जाता है, रोया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके याद में क्या किया जाता है, इनके याद में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई, नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई इन्हीं की याद में। और ये दिया जाने लगा 1911 से। कब से दिया जाने लगा, 1911 में नोबेल प्राइज की शुरुआत, 1901 से। इनकी याद में 1901 से कौन सी प्राइज दी जाती है, नोबेल प्राइज दी जाती है। वहीं कुछ चीज़ों के जैसे आपसे पूछे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार लोगी बियर्ड ने किया था। किसने, लोगी बियर्ड ने। वहीं आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने, गैलीलियो ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने, जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का। एलसीडी का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन डोलगोल्फ ने किया था, जॉन डोलगोल्फ ने किया था एलसीडी का आविष्कार। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और ये स्वीडन के रहने वाले थे, इनके याद में ही नोबेल प्राइज दिया जाता है और जिसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1901 से हुई थी। टेलीविज़न का आविष्कार लोगी बेयर ने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। एलसीडी का आविष्कार जो है जॉन डोलगोल्फ ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार, तो संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकता है। ठीक। तो महाभियोग क्यों लगाएगा कोई राष्ट्रपति पे, तो जो संविधान के अतिक्रमण करने पे, संविधान के अतिक्रमण करने पे राष्ट्रपति पे क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति पे महाभियोग ये अनुच्छेद किस में है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग किस देश से लिया गया राष्ट्रपति महाभियोग, तो ये अमेरिका से लिया गया। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले क्या किया जाता है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको हम लोग पढ़ लेंगे। और कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 56 आर्टिकल है में है और ये 5 साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना, आर्टिकल 56 में है, 5 साल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पे शपथ कितने में आर्टिकल में है, तो 60 में शपथ है
और राष्ट्रपति पे क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का अधिकार किसको? संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकता है। क्यों लगाता है? क्योंकि संविधान के अतिक्रमण होने पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकता है। और अनुच्छेद कितने में? अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। और लिया कहाँ से गया है? आर्टिकल अमेरिका से लिया गया है। ठीक, 14 दिन पहले महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। निर्वाचन में जो घटना, जो भी निर्वाचन संपन्न निर्वाचन आयोग करेगा और जो भी घटनाएं होगी उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाते हैं। क्षमादान आर्टिकल 72 में है। लाई हरोबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो लाई हरोबा जो लोक नृत्य है ये मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का लाई हरोबा लोक नृत्य है। मणिपुर की राजधानी बताइए? तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। मणिपुर की जो तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि तुजू दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर में से तुजू दर्रा है। वहीं आपसे पूछे कि ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है? ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी बताइए आप लोग, लोक नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ के? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। वहीं आपसे पूछे कि कथक कहाँ का लोक नृत्य? कथक, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। वहीं आपसे पूछे कि, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते लाई हरोबा लोक नृत्य मणिपुर का है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तुजू दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? मणिपुर में है। और ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का? उड़ीसा। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का लोक नृत्य कथक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और 9 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, या फिर मिल सकता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक ये आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और किसका? आर्टिकल का प्रयोग करके, आर्टिकल 108 का प्रयोग करके। ठीक। और संयुक्त अधिवेशन ये पूछा जाता है कि क्यों बुलाया जाता है? तो लोकसभा में एंड क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा में जब भी मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक अभी तक भारत में कुल 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? कुल 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? दहेज प्रथा पे लगा था। दहेज उन्मूलन पे लगा था। दहेज उन्मूलन पे 1961 में पहली बार लगाया गया था, जो आपके संयुक्त बैठक है। और बैंकिंग सेवा आयोग पे लगाया गया था 1978 पे। बैंकिंग सेवा आयोग में ये लगाया गया था 1978 में। ठीक। और आतंकवाद विरोध में कब लगाया गया था? आतंकवाद के विरोध में भी तो लगाया गया था। ये 2002 में आपके संयुक्त बैठक किया गया था। तो एक बार देख लीजिए। साथ में आपसे पूछे कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। और जो संयुक्त बैठक है कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं आर्टिकल 108 का उपयोग करके। और क्यों बुलाते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं तो संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अब तक कुल कितनी बार संयुक्त बैठक लगाया? 3 बार। एक बार तो दहेज उन्मूलन पे लगाया 1961 पे लगाया, और एक बार बैंकिंग सेवा आयोग पे लगाया, एक बार बैंकिंग सेवा आयोग पे लगाया 1948 पे, और आतंकवाद विरोध में लगा है 2002 में। ठीक। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा पूछ ले, माना दर्रा पूछ ले कहाँ पे स्थित है?
या फिर नीति दर्रा आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, नीति दर्रा, ये सारे के सारे कहाँ पे दर्रे हैं, ये आपके उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। और चीज़ें आप लोग देख ले, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नया नाम क्या हो गया इसका, तो नया नाम इसका हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। और वहीं आपसे पूछे कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क आपके कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में तीनों नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक, और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध का क्या नाम है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक, आप लोग जानते होंगे टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि देवताल झील कहाँ पे है, देवताल झील कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कि देवताल झील हो गया और नंदा देवी पर्वत आपसे पूछ ले, नंदा देवी पर्वत, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार साथ में। आपसे पूछे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम है टिहरी बांध। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ये कि भागीरथी नदी पे टिहरी बांध बना हुआ है, ये उत्तराखंड में बना हुआ है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते बने अगले प्रश्न की, देवताल झील उत्तराखंड में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे। कौन, गौतम ऋषि थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। और कुछ दर्शन, और तो आप लोग बताएंगे कि उपनिषद किस पे आधारित होते हैं, उपनिषद किस पे आधारित होते हैं। तो उपनिषद के बारे में बात करें तो ये आपके दर्शन पे ही आधारित होते हैं, दर्शन पर आधारित होते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 118 है उपनिषदों की संख्या, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के संस्थापक। कौन है, कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के संस्थापक। और मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है, मीमांस दर्शन के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं जैमिनी। कौन है, जैमिनी मीमांस दर्शन के संस्थापक हैं। वहीं आपसे पूछे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, पतंजलि हैं योग दर्शन के संस्थापक। कौन है, पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक। वहीं आपसे पूछे कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है, तो बादरायण है वेदांत दर्शन के संस्थापक। कौन, बादरायण। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, गौतम ऋषि है न्याय दर्शन के संस्थापक। और उपनिषद किस पे आधारित होते हैं, तो उपनिषद जो है दर्शन पे आधारित होते हैं। तो वर्तमान समय में कितने उपनिषद हैं, तो 118 उपनिषद हैं। सांख्य दर्शन की जो प्रतिपादन है कपिल मुनि ने किया, और मीमांस दर्शन के संस्थापक जैमिनी है, और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। और वेदांत दर्शन के बारे में बात करें, वेदांत दर्शन के बादरायण हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो पंपास घास को कहा जाता है अर्जेंटीना का हृदय। पंपास नामक घास को क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना का हृदय। और ये पंपास घास है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये कैसा घास है, ये शीतोष्ण घास है। ये कैसा घास है, शीतोष्ण घास है। अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे, मुद्रा क्या है अर्जेंटीना की, पीसो है। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, पीसो है। अर्जेंटीना की मुद्रा आप लोग बताएंगे क्या है, तो अर्जेंटीना की मुद्रा तो हो गई आपकी पेसो। और वहीं यहाँ से पूछे कि पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है,
पेटागोनिया नामक मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके अर्जेंटीना में है स्थित है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में स्थित है। किस महाद्वीप का देश है ये? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कहाँ का? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो और विश्व में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक, विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश भी कौन सा है आपका? अर्जेंटीना है। कौन सा? अर्जेंटीना है। वहीं कुछ घास आपसे पूछे कि लानोज नामक घास कहाँ पाए जाते हैं? लानोज नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कहाँ पे? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। लानोज नामक घास वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पुस्ताज नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? पुस्ताज नामक घास ये हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हंगरी में पाए जाते हैं पुस्ताज नामक घास। और स्टेपी नामक घास कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेपी नामक घास आपसे पूछे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये यूरोप में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? पंपास घास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। ये शीतोष्ण घास होते हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या होती है? पीसो होती है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाने वाले मरुस्थल है पेटागोनिया मरुस्थल। ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। और वहीं बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश। और बात करते हैं लानोज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप लोग यहाँ तक देखते आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि गौत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो गौत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हुआ था गौत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और ये गायत्री मंत्र में, गायत्री मंत्र का भी सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेद में। और किस मंडल में हुआ था? ये भी आप लोग यहीं नोट कर लीजिए, तीसरे मंडल में। लेकिन आपसे पूछे कि गोत्र प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है? गोत्र प्रथा का उल्लेख पूछिए तब आप लोग किस मंडल में बताएंगे? तो गोत्र प्रथा का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में बताएंगे। किस वेद में? अथर्ववेद में। लेकिन आपसे पूछे कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ये ऋग्वेद में हुआ है। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण वेद है वो क्या है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद है ऐतरेय एंड कौतिकी। ऐतरेय एंड कौशितकी। और जो ऋग्वेद का उपवेद है उसको क्या कहते हैं? उसको आर्यवेद कहते हैं। क्या? ऋग्वेद के उपवेद को आर्यवेद कहते हैं। ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तियाँ हैं 1028। कितनी है? 1028 सूक्तियाँ ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सबसे उपयोगी नदी किसे बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे उपयोगी नदी बताया गया है सिंधु को। वहीं आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया सरस्वती को। किस नदी को बताया गया? सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया। और ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं उनका क्या नाम है? तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता का नाम क्या है? उनका नाम है इंद्र, जिन्हें क्या कहा गया है? इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर, इनको कितनी बार इनके नाम का प्रयोग है? 250 बार। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से हुआ था? तो गोत्र शब्द पूछे तो गायत्री मंत्र में। लेकिन आपसे पूछे कि गोत्र प्रथा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। और बात करते हैं ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र को बताया गया है। इनको पुरंदर कहा जाता है। तो 250 बार इनका टोटल उल्लेख है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है और तीसरे मंडल में है। ब्राह्मण वेद की बारे में बात करें तो इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद है ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक। और ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आर्यवेद है। ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आर्यवेद है। और ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है? 1028 सूक्ति है। और ऋग्वेद की उपयोगी नदी किसे कहा जाता है? तो सिंधु की नदी को कहा जाता है ऋग्वेद में उपयोगी नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो
हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करें तो इसका खोज हुआ था 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम सायनी ने। किसे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और किस नदी के किनारे किया था? तो रावी नदी के किनारे इसका खोज हुआ था। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे इसका खोज हुआ था हड़प्पा की। अब बात करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 1921 में। खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे किस नदी के किनारे से खोजा गया था? इसे सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे से खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला, यानी कि शवों का टीला। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे खोजा था? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। स्थित कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें, खोज 1921 में हुई थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। मृतकों का टीला इसे कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। और ये 1504 में करीब इसकी स्थापना थी आगरा नगर की। और यहीं पे इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी यहीं पे आगरा में ही बना ली थी। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिकंदर लोदी का आपसे पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था। सिकंदर लोदी का अगर एग्जाम में पूछे वास्तविक नाम क्या था तो इसका नाम था निजाम खां। क्या था इसका नाम? निजाम खां सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था। ठीक। और ये गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी नाम से क्या करता था? ये कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी क्या करता था? सिकंदर लोदी ये गुलरुखी नाम से क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। हो सकता हो अपना नाम इस वजह से नहीं यूज किया हो ताकि ये फेमस नहीं होना चाहता था। और फारसी भाषा का अनुवाद किसने किया? तो देखिए गुलरुखी नाम से जो कविताएं ये लिखा करता था ये किस भाषा में लिखा करता था? तो ये फारसी भाषा में लिखा करता था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। और सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। और सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? आगरा में बनाई थी। और सिकंदर लोदी किस नाम से? गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखा करता था। और ये कविताएं लिखा करता था किस भाषा में? फारसी भाषा में ये अपनी कविताएं लिखा था। गज ए सिकंदरी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी बनाया। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी के बारे में बात करेंगे। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बृहद गंगा। क्या कहा जाता है? बृहद गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है। और बात करते हैं ये दक्षिणी गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ था त्र्यंबक महाराष्ट्र। इसका उद्गम हुआ है त्र्यंबक महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ पे? ये नासिक के समीप त्र्यंबक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। महाराष्ट्र में नासिक के समीप त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गम हुआ है। और आपसे पूछे कि जो आपके नासिक किस नदी के किनारे स्थित है?
ये पूछा जाता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो है आपके ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। और जो आपके गोदावरी नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं वो आप लोग देख लेंगे, जैसे वैनगंगा ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा। और इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कितनी नदी कौन है, गोदावरी नदी। लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र से। उसे क्या कहा जाता है, तो बृहद गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि पूजा पाठ के दृष्टि से दोनों सेम है। ठीक। और नासिक नदी की किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और सहायक नदी के बारे में बात करें, वैनगंगा है, पैनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो हमारे दिल में क्या बसता है, जय हिंद। ठीक। और आप लोग खुश रहिए, क्योंकि खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। धन्यवाद।